नमस्ते बच्चों। हमने अपनी लास्ट क्लास में फिनॉल के बारे में बात की थी और हमने फिनॉल की फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया की बात की थी, जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि जब बेंजीन वाले के ऊपर हम क्या जोड़ते हैं, CHO, उस अभिक्रिया को आपने क्या नाम दिया था, फॉर्म्युलीकरण। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि अब आज का जो अपना टॉपिक है उसकी हेडिंग रहेगी बेटा कार्बोक्सिलीकरण। क्या रहेगी? कार्बोक्सिलीकरण। तो बेटा कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या है कि जब बेंजीन वाले पर C डबल बॉन्ड OOH, क्या बोलते हो बेटा इसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जब बेंजीन वाले पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलीकरण बोलेंगे। इसके अंदर हम फिनॉल में दो मुख्य अभिक्रिया पढ़ेंगे। एक का नाम होगा बेटा आपके राइमर टीमान अभिक्रिया। एक अभिक्रिया को हमने क्या नाम दिया? राइमर टीमान अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रिया को हम बोलते हैं कोल्बे सीमट अभिक्रिया। तो यहाँ हम बात करें उन दो अभिक्रियाओं की, उसमें पहली अभिक्रिया कौन सी है? राइमर टीमान अभिक्रिया। और जो दूसरी अभिक्रिया है वो कौन सी आपकी? कोल्बे सीमट अभिक्रिया। अब यहाँ से शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ कन्फ्यूजन मैं आपके दूर कर दूं कि सबसे पहले माइंड में लिखा क्या? कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब है कि इसमें बेंजीन वाले के ऊपर कौन सा समूह जुड़ेगा? COOH। अब हम इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइमर टीमान अभिक्रिया। अब जैसे हम राइमर टीमान अभिक्रिया लिखेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन होगा कि सर राइमर टीमान अभिक्रिया तो हमने पिछले वाले कल की ऑनलाइन क्लास में पढ़ी थी और वहाँ पर सेलिसैल्डिहाइड बना था। तो सेम नाम का मतलब क्या है बेटा? जिससे आपने सेलिसैल्डिहाइड बनाया था, जो समझा रहा हूँ यहाँ पे, सेलिसैल्डिहाइड, जहाँ आपने सेलिसैल्डिहाइड बनाया था वहाँ पर फिनॉल की ऑर्थो कंडीशन पे आपने CHO समूह जोड़ा था। तो इस अभिक्रिया को आपने क्या नाम दिया था बेटा? फॉर्म्युलीकरण। क्या नाम दिया था बेटा? फॉर्म्युलीकरण नाम दिया था। इसको आपने फॉर्म्युलीकरण नाम दिया था। अब इस अभिक्रिया को अगर राइमन टीमान अभिक्रिया की बात करें तो इसे हम ये कहेंगे राइमन टीमान फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया। और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। तो हम इसे राइमन टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सर कौन सी राइमन टीमान अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इतनी सी बातों का अगर लिखना चाहो तो। इसके बाद हम डिटेल से बात करेंगे बेटा राइमर टीमान अभिक्रिया की। तो अब हम इस राइमर टीमान अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कार्बोक्सिलीकरण की अपनी पहली अभिक्रिया है। इसमें राइमर टीमान अभिक्रिया। अब बेटा आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप रटना चाहो तो, कि ये बात समझ में आ गई राइमर टीमान अभिक्रिया दो होगी, फॉर्म्युलीकरण और कार्बोक्सिलीकरण। अगर आपने क्लोरोफॉर्म लिया है तो 3 KOH के साथ अभिक्रिया करवाई तब तो बन गया सेलिसैल्डिहाइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 लेंगे तो 4 KOH की आवश्यकता पड़ेगी और आपका सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बेटा? सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होगा। तो हम इस राइमर टीमान अभिक्रिया के लिए क्या लिखेंगे वो सुन लो कि फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड कांस्टेंट में क्या लिख सकते हो? CCl4 तथा क्षार के साथ
कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे आप ये रायमंड टिमाना अभिक्रिया कहोगे कि फिनॉल की अभिक्रिया मैंने किसके साथ करवाई है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, CCl4 के साथ, और क्षार के साथ करवाई है। कराने पर क्या बन गया आपका, सैलिसिलिक अम्ल। अब बेटा अभिक्रिया को समझने की कोशिश करना। क्या लिखा बेटा आपने, फिनॉल, तो फिनॉल के लिए लिखा मैंने OH, ये फिनॉल हो गया। क्रिया किसके साथ करवा रहे हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो CCl4। अब इस CCl4 को हम कैसे लिखेंगे वो समझ लो। एक Cl, 2, 3 और 4, तो ये हो गए कार्बन टेट्राक्लोराइड। और साथ में क्रिया आपने किससे करवा दी, KOH। कितने KOH बेटा, 4 KOH के साथ अभिक्रिया करवा दी। तो जितना आपने, अगर क्लोरोफॉर्म लेते तो CaCl3 होता और 3 KOH लेते, और कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया तो कितने KOH ले लिए, 4 ले लिए। अब देखो बेटा यहाँ पर हमें पता और तो कंडीशन पे जोड़ेगा, तो यहाँ वाले H को मैंने इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। अब देखो 4 K के साथ 4 Cl बाहर निकल गए, 4 K के साथ 4 Cl बाहर निकल गए। इसके पश्चात अब देखो बेटा यहाँ से एक H, यहाँ से OH, OH और H, क्या बाहर जाएगा आपको समझ गए। पहले तो ये समझो 4 K के साथ 4 Cl बाहर निकल गए, तो -4 KCl बाहर निकल गया आपका। इसके अलावा देखो 1 H, 2 H, 3 H, 4 H और 2 ऑक्सीजन, तो क्या बाहर चला गया, 2H2 बाहर चला गया, 2H2 यहाँ से बाहर चला गया। अब देखो बचा क्या, COOH, COOH। इसको अगर आप यहाँ जोड़ दोगे तो कंडीशन क्या होती है, ये बेंजीन वाले, ये OH जोड़ा तो फिनॉल बन गया, और यहाँ पर आपने क्या जोड़ दिया, COOH। तो ये COOH कहाँ से आया आपका बेटा, COOH। तो इस किसका निर्माण हो गया बेटा, आपके सैलिसिलिक अम्ल का। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा, आपकी रायमंड टिमान अभिक्रिया हो गई। तो इसके लिए आप क्या कहोगे कि रायमंड टिमान अभिक्रिया भी हमने 2 पढ़ ली है, एक तो फॉर्मेलीकरण वाली जिससे सैलिसैल्डिहाइड बनेगा, और एक है कार्बोक्सिलीकरण वाली जिससे सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो हम इस अभिक्रिया के लिए क्या कहेंगे कि फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ तथा क्षार के साथ कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में हमने क्या किया, फिनॉल की अभिक्रिया CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH के साथ करवाई। तो यहाँ से 4 K और 4 Cl अलग, 2 जल के अणु अलग, और क्या बच गया, COOH, वो यहाँ जुड़ गया। तो क्या बन गया आपका, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये रायमंड टिमान अभिक्रिया बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम अब अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें दूसरी अभिक्रिया बेटा हम पढ़ेंगे कोल्बे सीमट अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो देखो बेटा नंबर 2 पे अभिक्रिया हमने क्या लिखा बेटा, कोल्बे सीमट अभिक्रिया। बेटा इस अभिक्रिया में भी आपके किसका निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। कौन सी अभिक्रिया में, कोल्बे सीमट अभिक्रिया में किसका निर्माण होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ेगा जिससे आपके सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया के पहले हम लैंग्वेज लिख देता हूँ, फिर हम डिटेल से उसकी समीकरण के बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे कि फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया। अब बेटा इसमें फिनोल ले लो, तो फिनोल की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे, तो फिनोल का सोडियम लवण अर्थात सोडियम लवण सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। या इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि फिनोल के सोडियम लवण को, फिनोल के सोडियम लवण को CO2, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, फिनोल के सोडियम लवण को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप उच्च दाब के साथ गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है। क्या लिखा है कि CO2 के साथ हमने उसको गर्म किया तो सोडियम सैलिसिलेट बन गया, जिसका क्या लिख रहे हैं, जिसका अम्लीकरण करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अब बेटा यहाँ से आपकी कुछ बातें एकदम माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इस अभिक्रिया में हमने फिनोल का कौन सा लवण लिया, सोडियम लवण। सोडियम लवण का मतलब हमने क्या लिया, सोडियम फिनोक्साइड लिया। अब कैसे बनाएंगे वो समझा दूंगा। उसको हमने CO2 के साथ उच्च ताप और दाब पे गर्म किया तो एक कंपाउंड बनेगा। वो कंपाउंड पुनर्विन्यास के द्वारा अपने समूह को रीअरेंजमेंट करके सोडियम सैलिसिलेट बनाएगा, जिसका अम्लीकरण का मतलब तनु HCl के साथ आपने उसकी क्रिया करवा दी तो उससे आपको सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अब देखो हम बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया बेटा, देखो यहाँ पे ये OH, ये आपका फिनोल है, तो मैंने कहा तो फिनोल ले लो, या हमें क्या लेना पड़ेगा, फिनोल का सोडियम लवण। तो इस सोडियम लवण के लिए मैंने इस फिनोल की क्रिया किससे करवा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब यहाँ से तो आप समझ जा रहे हो बेटा, क्या निकालोगे, HOH, जल का अणु बाहर चला गया तो ये Na कहाँ जुड़ जाएगा, ऊपर, तो क्या बनेगा, ONA। नाम क्या हो गया इसका बेटा, सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम दिया बेटा आपने इसको, सोडियम फिनोक्साइड। अब तो सोडियम फिनोक्साइड का मतलब फिनोल का सोडियम लवण हो गया, तो डायरेक्ट आप अभिक्रिया चाहे यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमने सीख लिया कि फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। अब इसको मैंने क्या किया बेटा, CO2 के साथ, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब और उच्च ताप। अब ताप कितना लेते हैं, 398 केल्विन। तो सोडियम फिनोक्साइड को उच्च ताप व उच्च दाब के साथ CO2 के साथ गर्म किया, तो बेटा माइंड में बात क्या याद रखनी है, ये CO2 इन दोनों के बीच में बैठ जाएगा, O और Na के बीच में आ जाएगा। CO2 कहाँ आ जाएगा, O और Na के बीच में। तो कंडीशन बेटा देखो आपकी क्या आएगी, देखो ये O, अब C के साथ कितने हो, 2, तो OCONA ये बन गया आपका। देखो क्या हुआ, ये O था और CO2 को मैं इसके बीच में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, COO, क्या आ गया, Na। तो ये कंडीशन आ गई आपकी बेटा, ये आ गई। अब इसका पुनर्विन्यास होता है, तो वो यहाँ समझा रहा हूँ, नीचे आ जाए समझ में, पुनर्विन्यास। अब इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ समझ सकते हो आप कि यहाँ पर हाइड्रोजन होता है या नहीं होता, होता है।
यहाँ हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन इस O के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये तो बनाने का OH, और ये आपका जो समूह है COONA, क्या लिखा बेटा, COONA, वो आ जाएगा H के स्थान पे। तो आपका H तो इसके साथ जुड़ जाएगा और COONA कहाँ जुड़ जाएगा, नीचे जुड़ जाएगा। तो कंडीशन क्या है, OH COONA बन गया। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम सैलिसिलेट, ये नाम लिखा ना, इसी को नाम दिया हमने सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बन गया। अब बेटा मैंने इसका क्या किया, अम्लीकरण किया। अम्लीकरण के लिए बेटा मैंने बता दिया क्या लोगे, तनु HCl, तो आपने ले लिया HCl, कैसा HCl है, तनु HCl ले लिया। अब इतना तो बेटा आप समझ गए होंगे कि यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, Cl, और यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, Na, तो क्या बाहर चला जाएगा, -NaCl, क्या बाहर चला गया बेटा, -NaCl। अब ये H है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, आपका जो H है उसको मैं यहाँ मैंने जोड़ दिया, तो कंडीशन क्या हो गई, OH COOH। इस कंपाउंड को मैंने क्या नाम दिया, सैलिसिलिक अम्ल। क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। तो बेटा ये अभिक्रिया कौन सी है आपकी, कोल्बे सीमट अभिक्रिया। क्या है, कोल्बे सीमट अभिक्रिया। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, फिनोल के सोडियम लवण को, फिनोल के सोडियम लवण को CO2 के साथ उच्च ताप और दाब पे गर्म किया तो एक यौगिक प्राप्त हुआ, जो पुनर्विन्यास के द्वारा सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जिसका हमने अम्लीकरण किया तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। रिएक्शन मैंने आपको यहाँ ढंग से समझा दी है। क्या लिया बेटा, फिनोल, फिनोल की क्रिया मैंने करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड। अब इस सोडियम फिनोक्साइड को CO2 के साथ उच्च ताप और दाब पे गर्म किया तो ये CO2 इसके बीच में बैठ गया, तो आपका ये कंपाउंड प्राप्त हुआ जहाँ पे OCOONA ये बन गया। अब यहाँ से ये Na हटेगा तो ये H जुड़ जाएगा, और मतलब ये पूरा का पूरा COONA ये पूरा हटेगा, इसके स्थान पे H चला जाएगा और ये समूह यहाँ आ जाएगा, तो ये कंडीशन बनेगी जिसको आप बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। पुनर्विन्यास के द्वारा ये बन गया। अब इसका आपने अम्लीकरण किया तनु HCl के साथ, तो यहाँ से Cl और यहाँ से Na बाहर चला गया, मतलब -NaCl बाहर चला गया और इसके स्थान पे H जुड़ गया, और H जुड़ते ही आपका क्या बन गया बेटा, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा, कोल्बे सीमट अभिक्रिया। तो हमने दो अभिक्रिया पढ़ी कार्बोक्सिलीकरण में, जहाँ पर बेंजीन वाले पर COOH समूह जुड़ता है, तो एक तो थी रायमंड टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया और दूसरी कोल्बे सीमेट अभिक्रिया। बेटा ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, एक दो बार आ चुकी है। तो इसको ढंग से नोट कर लेना और बिल्कुल इसको अच्छी तरह से रट लेना, याद कर लेना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। हो गया बेटा, आगे बात करें तो अब देखो बेटा, इसके बाद जैसे आप बेंजीन वाले की अभिक्रिया पढ़े थे ना, कौन कौन सी पढ़ी थी आपने, सबसे पहले सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, ब्रोमीनीकरण, उसके बाद फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, उसके बाद अपनी ये अभिक्रिया पढ़ ली हमने, एक फॉर्मिलीकरण, एक
कार्बोक्सिलीकरण। अब इसी प्रकार से एक नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी आती है इसमें नंबर 8 पे, उसका नाम है बेटा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या लिखा बेटा? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। बेटा नाम से क्लियर है कि हाइड्रोजन जोड़ेगा, तो फिनोल का जब हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो उससे उसके जो डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन वाले के वो टूट जाएंगे और साइक्लोहेक्सेनोल नामक कंपाउंड प्राप्त होगा। और ये हाइड्रोजनीकरण की जो क्रिया है, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया वो किसकी उपस्थिति में? निकल या प्लेडियम की उपस्थिति में होती है। तो हम क्या लिखेंगे कि फिनोल का, क्या लिखा बेटा? फिनोल का हाइड्रोजनीकरण, फिनोल का हाइड्रोजनीकरण निकिल या प्लेडियम, क्या लिखा बेटा? निकिल या प्लेडियम की उपस्थिति में, फिनोल का हाइड्रोजनीकरण निकेल या प्लेडियम की उपस्थिति में कराने पर, फिनोल का हाइड्रोजनीकरण निकेल या प्लेडियम की उपस्थिति में कराने पर साइक्लोहेक्सेनोल प्राप्त होता है। तो सीधी बेटा माइंड में बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि जब हमने फिनोल का हाइड्रोजनीकरण किया है निकेल या प्लेडियम धातु की उपस्थिति में, तो हमें फिनोल से क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेनोल। अब आधे बच्चे तो ये नहीं समझ सकते, जो बड़ा इसके स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ पहले, फिर हम बना लेंगे आसानी से कि जिससे हमें याद रह जाए। क्या नाम लिखा बेटा मैंने यहाँ पे, ये समझते हैं पहले, साइक्लोहेक्सेनोल। तो गौर करें तो क्या शब्द है बेटा? हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन? 6। और साइक्लो का मतलब 6 कार्बन की वलय बनेगी, 6 कार्बन की वलय बनेगी। तो वलय को कैसे बनाते हो आप? CH2 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 और CH2। अब ओल लास्ट में क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा? ओल। ओल ओल किसका अनुलग्न होता है? एल्कोहल का। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक A चढ़ेगा और इसके साथ यहाँ क्या जुड़ जाएगा? OH। क्या जुड़ गया? OH। कंडीशन समझ में आ गई बिल्कुल। अब बेटा इस स्ट्रक्चर को अब जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे बनाएंगे तो टाइम लगता है। तो अब साइक्लोहेक्सेन को हम कैसे बनाएंगे? ये तो गए साइक्लोहेक्सेन और ऊपर जोड़ दिया मैंने OH। तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। तो वो अब हम यहाँ किससे बनाएंगे? फिनोल से बनाएंगे। तो रिएक्ट संरचना समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो बेटा क्या होता है, हमने क्या लिया बेटा? फिनोल लिया। अब फिनोल के बंध मैंने ऐसे दर्शा दिए और इसका मैंने क्या किया? हाइड्रोजनीकरण करवाया। किसकी उपस्थिति में बेटा? निकेल या प्लेडियम धातु की उपस्थिति में। तो फिनोल का हाइड्रोजनीकरण निकेल या प्लेडियम धातु की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या होता है कि बेटा 1 2 3, देखो ये डबल बॉन्ड टूटने का मतलब एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी और एक इसकी, तो अर्थात ये तीनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे तो कितनी वैलेंसी फ्री होगी? 6। तो इसके आगे मैंने 3 लगा दिया, तो कुल हाइड्रोजन कितनी होगी? 6। तो ये हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? डबल बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब मैंने कहा जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया? OH। तो ये तो आपका क्या बना बेटा? फिनोल। और फिनोल का आपने हाइड्रोजनीकरण निकेल या प्लेडियम धातु की उपस्थिति में किया, निकेल या प्लेडियम धातु की उपस्थिति में किया, तो आपको क्या प्राप्त हुआ? साइक्लोहेक्सेनोल। क्या बना बेटा? साइक्लोहेक्सेनोल।
हेक्सेनॉल आपको प्राप्त हुआ। तो यहाँ से समझना हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में हमने क्या किया, फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण निकल या प्लेडियम की उपस्थिति में करवा दिया, तो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो गया और ये इसकी इक्वेशन या इसकी समीकरण हो गई। तो बेटा आराम से इसको समझ सकते हो, नोट कर सकते हो और साथ में इसका क्या ले लोगे, स्क्रीनशॉट, जिससे आपकी कोई परेशानी नहीं आए। तो बेटा ये अभिक्रिया होने के बाद हमने फिनॉल की कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी, उनकी बात कर लें। सबसे पहले लिखी फिनॉल की OH समूह की अभिक्रिया, नंबर 2 पे लिखी बेंजीन वलय की अभिक्रिया और नंबर 3 पे लिख रहा हूँ संगनन अभिक्रिया। संगनन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी अच्छा आता है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो बेटा अब हम बात करें फिनॉल की तीसरी अभिक्रिया, क्या नाम है, संगनन अभिक्रिया। तो नंबर 3 मैंने लिखा है संगनन अभिक्रिया। तो बेटा संगनन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि बड़े समूह आपस में जुड़ जाते हैं, छोटे छोटे समूह मान लो जुड़ के एक बड़ा समूह बना लेते हैं। तो संगनन अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इसमें पहली अभिक्रिया हम ले रहे हैं कि फिनॉल की अभिक्रिया हम करवाएंगे बेटा एसीटोन से, एसीटोन से। अब एसीटोन का तो फॉर्मूला आप जानते हो बेटा, हमने सीखा था, बार बार लिखने की नौबत ना आए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं बेटा, एसीटोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इस संरचना को हमने क्या नाम दिया, एसीटोन या डाईमेथिल कीटोन, एसीटोन। अब इसकी क्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, फिनॉल के साथ। तो इसके लिए आपको ये याद रखना, अगर जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि फिनॉल की अभिक्रिया, क्या लिखा बेटा, फिनॉल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ, फिनॉल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर, फिनॉल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर 20 फिनॉल A प्राप्त होता है। बेटा कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है, तो वो याद कर लेना, बिस फिनॉल A। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता क्वेश्चन कि फिनॉल से बिस फिनॉल A बनाइए। क्या लिखा बेटा मैंने, बिस फिनॉल A बनाना है। बेटा रिएक्शन बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं, बस थोड़ा सा अपने IQ या दिमाग का हमें यहाँ पे यूज करना है। हमने क्या किया कि पहले लिखते हैं क्रिया किससे करवा रहे हो, एसीटोन से। तो एसीटोन को बेटा मैंने कैसे लिखा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्रिया किससे हो गई बेटा आपकी, एसीटोन से। अब फिनॉल लिखना है तो बेंजीन वाले के ऊपर OH, तो मैंने फिनॉल यहाँ पे इस प्रकार से बनाया, ये फिनॉल हो गया, एक फिनॉल यहाँ और बना दिया, 2 फिनॉल। संगनन का मतलब बेटा जुड़ेंगे ये आपस में, OH। तो कितने फिनॉल बना दिए बेटा, यहाँ पे 2 फिनॉल बना दिए। अब बेटा आप जानते हो कि प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है, बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, लेकिन ये दिखाता नहीं है, लुका के रखता है, इमरजेंसी में ही उसको प्रदर्शित करता है। तो एक H इसने यहाँ से प्रदर्शित कर दिया और दूसरे H को उसने यहाँ लिख दिया। एक H को उन्होंने यहाँ से प्रदर्शित किया, दूसरे H को उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। अब आप अगर यहाँ से समझो तो समझ जा रहे हो क्या होने वाला है, क्या बाहर निकलेगा बेटा, जल का अणु। तो यहाँ से H, यहाँ से O और यहाँ से H, क्या बाहर चला गया, जल का अणु।
और होगा क्या कि यहाँ से अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थी। अब इसको जोड़ के आप आगे लिख दो तो आपका उत्पाद बन गया। तो क्या कैसे लिखा हमने, CH3 ये एसीटोन हो गया, डबल बॉन्ड है। तो अब देखो ये O अलग हो गया, तो एक बंद इस बेंजीन वाले के साथ जुड़ेगा, दूसरा इसके साथ। तो मुझे लगता नहीं इस स्ट्रक्चर को बनाने में, समझने में कोई प्रॉब्लम आई होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बिसफिनोल ए। इसका यही नाम दे रखा अपने को, यही याद करना, बिसफिनोल ए। तो बेटा ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट वाली यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल सी है कि एसीटोन से हम लिख रहे हैं तो फिनोल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ, फिनोल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हमने करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, बिसफिनोल ए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, बिसफिनोल ए। सीधा क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ जाता है, एसीटोन से बिसफिनोल ए बनाइए। क्या बनाओ बेटा, एसीटोन से बिसफिनोल ए। तो बस लिखने का तरीका था कि यहाँ पर आपने क्या लिखा, एसीटोन, और इसकी क्रिया आपने किससे करवाई, फिनोल से। एसीटोन को लिखने का मतलब आप समझते हो, C डबल बॉन्ड O CH3 एक बेंजीन वाले ऊपर, एक फिनोल ऊपर और एक नीचे, यहाँ से जल का अणु बाहर, और उसको आपने जोड़ दिया तो क्या बन गया, बिसफिनोल ए। इसी को हम क्या बोलते हैं, संघनन अभिक्रिया। आपने चैप्टर पढ़ा होगा बहुलक वाला, जिसमें हमने संघनन बहुलक की बात भी की थी। वहाँ तो बहुलक की बात थी, ये तो चलो थोड़े कंपाउंड है। तो उम्मीद है बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम उसकी दूसरी संघनन अभिक्रिया की बात करते हैं। यहाँ तो अभिक्रिया मैंने करवाई एसीटोन के साथ, तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बेटा हम आगे बात करें। तो पहली अभिक्रिया एसीटोन के साथ हो गई। अब दूसरी बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, बेंजीन डाई एजोनियम लवण। क्या करें बेटा, इस बार अभिक्रिया मैंने किसके साथ करवाऊंगा, फिनोल की बेंजीन डाई एजोनियम लवण। बेटा सिंपल सा कि अगर आपको यहाँ पर इनका फॉर्मूला याद है, क्योंकि ये कंपाउंड हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर पहले पढ़े हुए और हमें इनका फॉर्मूला याद है तो हमें इनकी संरचना बनाने में, अभिक्रिया करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो होता क्या है कि हम क्या लिखेंगे बेटा, कि फिनोल की अभिक्रिया, क्या लिखा है, फिनोल की अभिक्रिया बेंजीन डाई एजोनियम लवण से कराने पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है या बनता है, तो क्या लिखा है, फिनोल की अभिक्रिया बेंजीन डाई एजोनियम लवण से, फिनोल की अभिक्रिया बेंजीन डाई एजोनियम लवण से कराने पर हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त हुआ बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है। तो बेटा मैंने पहले कहा कि समीकरण कि हमें अगर इनकी संरचना आती है तो समीकरण लिखने में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले फिनोल लिखा, तो फिनोल का मतलब OH बेंजीन वाले के ऊपर। अब बेटा अगर आप इस प्रकार से अगर ये लिखोगे तो क्योंकि अभिक्रिया में कंपाउंड इस प्रकार आपस से जोड़ते हैं तो यहाँ से हम अभिक्रिया समझ नहीं पाएंगे, तो उसको हम थोड़े से दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या करते हैं बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम लवण लेते हैं।
तो बेंजीन डाईएजोनियम लवण में हम नॉर्मली बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, इस प्रकार से बना दी, ये बेंजीन, ये N2 और ये Cl। इसको आप क्या बोलते हो बेटा? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या लिखा बेटा? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब इसकी क्रिया, इस कंपाउंड की क्रिया मैं किससे कराऊंगा? फिनॉल से। तो फिनॉल को लिखने का तरीका बेटा ये था, ये बेंजीन वाले, ये OH, ये H और ये कंडीशन, बेंजीन वाले, ये OH, इधर H। तो इसको मैंने क्या नाम दिया? फिनॉल। तो अब होगा क्या कि यहाँ से H, यहाँ से OH, जल का अणु भार, यहाँ से यहाँ से H और यहाँ से Cl, बार बार जल का अणु निकलता तो वो याद रह जाता अपने। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर चला गया। अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर आप यहाँ बना सकते हो कि ये बेंजीन वाले, ये N2, फिर ये एक और बेंजीन वाले, और यहाँ पर आपने लिख दिया OH। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब बेटा आप जानते हो N2 होता है, वो N2 किस में होता है? N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N के रूप में होता है। तो चाहो तो आप इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर आपकी कंडीशन। अब बेटा इसको हम एजो बोलते हैं। अब यहाँ से 1 2 3 4 नंबर पे OH हो गया। OH प्रतिस्थापी हो तो आपको पता है आप क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सी बोलते हो। तो इसका नाम क्या हुआ बेटा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये फिनॉल की दूसरी संघनन अभिक्रिया किसके साथ हो गई बेटा? बेंजीन डाईएजोनियम लवण के साथ। तो हमने क्या किया कि फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाईएजोनियम लवण से कराने पर, फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाईएजोनियम लवण से कराने पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। क्या? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। तो यहाँ पर लिखा बेंजीन डाईएजोनियम, यहाँ लिखा फिनॉल, तो फिनॉल से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर चला गया और आपका ये कंपाउंड क्या प्राप्त हो गया? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इसके पश्चात हम नेक्स्ट तीसरी संघनन अभिक्रिया की बात करते हैं। इसके बाद हम तीसरी संघनन अभिक्रिया की बात करते हैं बेटा। तो बेटा ये कौन सी हो गई? दूसरी। अब तीसरी जो संघनन अभिक्रिया है वो बेटा होती है इसकी थैलिक अम्ल एनाहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? थैलिक अम्ल एनाहाइड्राइड, या जिसको हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ बोल सकते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो बेटा थैलिक एनाहाइड्राइड होता है, जिसको आप थैलिक अम्ल एनाहाइड्राइड बोल रहे हो। इसकी पहले हमें स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो यहाँ मैं समझा देता हूँ कि ये आपने क्या किया? बेंजीन वाले बनाई। क्या बनाए? बेंजीन वाले। इस बेंजीन वाले में यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। इस कंडीशन को हम बोलते हैं थैलिक अम्ल। क्या बोलते? थैलिक अम्ल। अगर आपको याद हो तो आपने भौतिक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एक तो टेरिलीन और एक गिलपटल। तो टेरिलिक अम्ल में एकलिक इकाई में क्या आता है? दिमाग पे जोड़ देना। तो ये किसका फॉर्मूला? थैलिक अम्ल का। हमें चाहिए थैलिक एनहाइड्राइड का। तो बेटा होता क्या है कि यहाँ से OH और यहाँ से H, जल का अणु बाहर चला गया पहले ही, यहाँ से OH और यहाँ से H, जल का अणु बाहर चला गया। तो ये कंडीशन आ गई। अब ये O इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस O को ऐसे। इस संरचना को
इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थैलिक एनहाइड्राइड। इस संरचना को या इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं बेटा? थैलिक एनहाइड्राइड। तो उम्मीद है इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। आगे अब इसके बाद हम बात करें कि क्या होता है कि थैलिक एनहाइड्राइड का मतलब फिनोल की अभिक्रिया हम इसके साथ करवाएंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे कि फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड प्राप्त होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं फिनोप्थेलिन। कराने पर फिनोप्थेलिन बनता है। फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर फिनोप्थेलिन बनता है। बड़ा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिनोप्थेलिन एक सूचक होता है, एक रंजक होता है। तो और वो आपने चैप्टर नंबर 17 दैनिक जीवन में रसायन में इस फिनोप्थेलिन के बारे में भी पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा दिमाग पे गौर करना। अब देखो अभिक्रिया कैसे कराओगे? तो हमें फिनोल की अभिक्रिया किससे करवानी है बेटा? थैलिक एनहाइड्राइड से। तो इसके लिए यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करना कि रिएक्शन ईजी, बस लिखने का तरीका आना चाहिए बेटा। देखो यहाँ पर मैंने ये क्या बनाया? थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी क्रिया हम बेटा कराएंगे फिनोल से। तो बेटा मैं फिनोल यहाँ बना रहा हूँ, OH, ये एक फिनोल, दूसरा यहाँ पे OH और ये फिनोल यहाँ पे बेटा। अब इस कंडीशन में इनके साथ क्या जुड़ा होगा? H जुड़ा होगा यहाँ पे। देखो फिनोप्थिल, ये थैलिक एनहाइड्राइड मैंने सिखा दिया, बेंजीन वाले C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है। इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसकी क्रिया आपने प्लस लगा दिया निशान, फिनोल से करवाई है। अब इतना समझने के बाद तो आपके बिल्कुल माइंड में बात समझ में आ गई कि होगा क्या। यहाँ से दोनों साइड से H और इससे O बाहर निकल जाएगा और अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी। तो देखो बेटा क्या होता है, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से O है। तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकल गया। अब ये दोनों बेंजीन वाले इसके साथ जुड़ जाएगी, ये दोनों बेंजीन वाले इसके साथ जुड़ जाएगी। तो कंडीशन कैसे बनेगी? आपने यहाँ तो बना दिया आपका ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इससे दो बेंजीन वाले फिनोल जोड़ना है। तो एक फिनोल यहाँ बनाया, दूसरा फिनोल यहाँ पे बनाया। इस संरचना का, ये जो संरचना हमने बनाई है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं बेटा? फिनोप्थेलिन बोलते हैं। अब देखो थोड़ी सी हम इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि हमने शुरू किया था संघनन अभिक्रिया। संघनन का मतलब होता है कि बेटा दो बड़े अणु जोड़ेंगे तो उनसे एक जल का अणु निकलेगा और वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इसमें एक तो हमने लिखा है एसीटोन से, पहली हुई एसीटोन से। तो एसीटोन से जब आपने अभिक्रिया करवाई तो क्या बना? नाम याद होना चाहिए, बिसफिनोल ए। क्या बन गया? बिसफिनोल ए। और बेंजीन डाई एजोनियम लवण, बेंजीन डाई एजोनियम लवण से करवाई तो क्या बना था? आपको याद होगा,
पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजन। बेटा ऐसा मुँह जबानी याद होगा तभी आपका काम चलेगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं, एग्जाम में एक शब्द याद नहीं आएगा आपको। और फिर थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई तो आपका क्या बना, फिनोप्थेलिन बना, जिसमें बेटा ये एसीटोन के साथ तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये दो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो बिसफिनोल ए, कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूँ बेटा, एक तो बिसफिनोल ए और दूसरा कंपाउंड में क्या लिख रहा हूँ, फिनोप्थेलिन। दूसरा कंपाउंड क्या बेटा आपका, फिनोप्थेलिन है। तो इनके लिए विशेष याद करना कि ये कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, फिनोल की संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया में 3 अभिक्रिया हो गई और फिनोप्थेलिन के लिए बता दिया। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करें। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट। तो बेटा इस फिनोप्थेलिन, सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपके कि फिनोप्थेलिन की संरचना बनाइए या फिनोप्थेलिन का निर्माण कीजिए, क्योंकि यहाँ तो हम फिनोप्थेलिन के बारे में पढ़ रहे हैं और ये बात आप चैप्टर नंबर 17 में पढ़ोगे, तो 17 में पढ़ोगे तो वहाँ इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात होगी। बस यहाँ तो अपने को इतना याद करना है कि फिनोप्थेलिन की संरचना इस प्रकार से होती है और फिनोल की क्रिया, क्या नाम इसका, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई तो फिनोप्थेलिन आपका बन गया। इसके बाद बेटा हम आगे इंपॉर्टेंट कुछ बातें करें तो आपका ये जो फिनोल वाला चैप्टर है, 2-3 बातें बच गई है, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा ऐसे मान लो कि कल की क्लास में अपना ये फिनोल का जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। कल की क्लास में ये फिनोल का टॉपिक है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। हमने एल्कोहल पहले कंप्लीट कर लिया था, अब फिनोल हो जाएगा कल की क्लास में। इसके बाद हम नया टॉपिक ईथर शुरू करेंगे। तो आज आपके पास ऑप्शन है, क्लास के बाद हाथों हाथ मुझे तुरंत मैसेज कर देना कि आपको इस फिनोल वाले टॉपिक में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मुझे मैसेज करना। लेकिन समझ में नहीं आई उससे पहले आप उस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत बार बच्चे बिना पढ़े बोलते सर ये नहीं आई, तो वो मैं नहीं बताने वाला बेटा। आप उसको पढ़ो, 2-3 बार उस वीडियो को देखो, फिर नहीं समझ में आए तो मुझसे मैसेज कर देना, जिससे मैं कल की ऑनलाइन क्लास में, जब कल हम शाम को ऑनलाइन क्लास लेंगे तो उसमें पहले हम उस टॉपिक, इस फिनोल वाले टॉपिक को कंप्लीट करके बाद में उन टॉपिक को हम डिस्कस कर सके। इसके अलावा आपका जो ईथर का टॉपिक है वो 3 या 4 दिन का है। तो बेटा इसी के साथ हम आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं।